आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं चंपई सोरेन। 3 जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायकों के साथ दिल्ली आ रहे हैं चंपई सोरेन, सूत्र बता रहे हैं, और शिवराज सिंह के संपर्क में हैं चंपई सोरेन। ये बहुत बड़ी खबर है और झारखंड की राजनीति में एक उथल पुथल मचाने वाली ये खबर, जिसमें चंपई सोरेन, जिन्होंने हेमंत सोरेन जब वो जेल में थे तो उन्होंने सत्ता संभाली, मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद जब हेमंत सोरेन बाहर निकले जेल से तब चंपई सोरेन ने अपनी कुर्सी छोड़ी थी। और चंपई सोरेन झारखंड के बड़े नेताओं में से एक हैं, वो राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। एक नजर उनके राजनीतिक सफर पर कर लेते हैं, आइए डालते हैं इस पर नजर। चंपई सोरेन कौन है आपको बताते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन को जेल के बाद, जब वो जेल चले गए थे हेमंत सोरेन, तब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। झारखंड में 6 बार के वो विधायक रहे हैं, शिबू सोरेन के साथी रहे हैं, जेएमएम के वरिष्ठ नेता रहे हैं। चंपई सोरेन झारखंड के सरायकेला से विधायक हैं। तो अब दिल्ली आ रहे हैं और ऐसे में जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के संपर्क में हैं। इस बीच एक बड़ी खबर ये कि 5 जेएमएम विधायक पार्टी नेतृत्व के संपर्क में नहीं है, यानी जेएमएम के संपर्क में नहीं है। दशरथ गगराई, रामदास सोरेन, चमरा लिंडा से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, और लॉबिन हेब्रम और समीर मोहंती भी संपर्क में नहीं बताए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि ये सभी विधायक चंपई सोरेन के संपर्क में हैं और वो भी बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने से जेएमएम को क्या नुकसान होगा, आइए अब आपको ये बताते हैं, क्योंकि बड़ी खबर है, बड़ी राजनीतिक हलचल है। चंपई के बगावत से असर क्या होगा। देखिए, कोल्हान इलाके में जेएमएम को बड़ा नुकसान संभव है, क्योंकि इस इलाके से आते हैं। कोल्हान इलाके से जेएमएम के 11 विधायक आते हैं, लेकिन चंपई सोरेन भी इसी इलाके से आते हैं, और जो 14 विधानसभा सीटों के समीकरण है उसमें बदलाव हो सकता है, उसमें बड़ा बदलाव, उसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। हेमंत सोरेन सरकार भी खतरे में पड़ सकती है, और इनके जाने से, इनके बागी होने से लोकसभा की 2 सीटों पर बीजेपी को फायदा संभव है। तो ये बड़ी बातें हैं कि चंपई सोरेन अगर निकल रहे हैं या बगावत उनकी सामने आ रही है तो किस हद तक सामने आ रही है और कहां तक बीजेपी के संपर्क में हैं। तो यही जानकारी के लिए दिल्ली बीजेपी ऑफिस से आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पटना से रूपेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बताएंगे कि उनके जाने से क्या नुकसान होगा जेएमएम को, और दिल्ली एयरपोर्ट से रजनीश रंजन हमारे साथ जुड़े हैं। तो जल्दी से रजनीश रंजन से एक अपडेट ले लेते हैं कि कब तक पहुंचेंगे चंपई सोरेन। रजनीश, क्या बताया जा रहा है, कब तक पहुंचेंगे, और 5 विधायकों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्या ये भी साथ हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं टर्मिनल 3 पर ही हूं और बताया ये जा रहा है कि जिस फ्लाइट से कोलकाता से वो दिल्ली आ रहे हैं 12:15 पर वो फ्लाइट T3 पर लैंड करेगा, और इसी ये VIP गेट है। पूर्व मुख्यमंत्री ज़्यादातर इसी गेट से आते हैं। यहीं से चंपई सोरेन बाहर आएंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। और पिछले दिनों जिस तरीके से रांची में और झारखंड के अलग अलग शहरों में उन्होंने 2-3 दिन में जो बयान दिए हैं, उसके बाद इस बात के कयास लगने लगे हैं कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत असहज हैं। अब वहां पर उनका कंफर्ट जोन नहीं है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के पद से 5 महीने के भीतर ही उन्हें हटा दिया गया है, अब वो पार्टी में बेहद नाराज चल रहे हैं। और इसी वजह से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान से और हेमंत विश्व शर्मा से लगातार उनकी बातचीत चल रही है, और ये बातचीत कितना आगे बढ़ेगी इसका पटाक्षेप आज हो जाएगा जब चंपई सोरेन बाहर आएंगे और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। बड़ी अपडेट दे रहे हैं रजनीश। 12:15 बजे तक आ सकते हैं चंपई सोरेन, और जो जानकारी मिल रही है 3 जेएमएम के विधायक भी उनके साथ होंगे, इस पर नजर रहेगी जैसे उनका विमान आता है। और हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे भी हैं ये बताने के लिए कि क्या आनंद आज ही सदस्यता ग्रहण की जाएगी और कितने हद तक बीजेपी के संपर्क में हैं, क्या बताया जा रहा है? जी देखिए, इस बात की पूरी संभावना है कि चंपई सोरेन अपने साथ जो 4-5 विधायक लेके आ रहे हैं वो आज ही बीजेपी में शामिल हो जाए। अगर आप बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान है, हेमंत विश्व शर्मा है, या झारखंड बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उनके 3-4 महीने में अगर बयान उनके देखेंगे, जब से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तब से इन तमाम बीजेपी के नेताओं ने चंपई सोरेन की बार बार तारीफ की, और उन्होंने यही कहा कि झारखंड में अगर विकास हुआ है जेएमएम की सरकार में तो उन 6 महीने में हुआ है जब चंपई सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो जाहिर तौर पर बीजेपी
को ये लंबे समय से डोरे डाल रही थी। शिवराज सिंह चौहान हो, अर्जुन मुंडा हो या फिर हेमंत विश्व शर्मा हो, ये लगातार चंपई सोरेन के संपर्क में थे और ये बात जो इनके बीच में जो बातचीत चल रही थी, अब ये परवान चढ़ चुकी है और बताया जा रहा है कि आज ही वो चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और एक बड़ी वजह ये भी है कि बीजेपी चंपई सोरेन के जरिए जो जेएमएम का जो आदिवासी वोट बैंक है उसमें तो सेंध लगाना ही लगाना चाहती है, साथ ही साथ वो चंपई सोरेन के जरिए जेएमएम में जो खेमेबाजी है उसको भी बढ़ाना चाहती है, क्योंकि चंपई सोरेन आज के नेता नहीं है। वो उन्होंने जो गुरुजी यानी कि जो हेमंत सोरेन के जो पिता है उनके साथ भी काम किया हुआ। पार्टी के जो संस्थापक कुछ लोग थे उसमें चंपई सोरेन भी थे और इसी भरोसे के चलते हेमंत सोरेन जब जेल गए तो चंपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, इसको लेकर न सिर्फ चंपई सोरेन नाराज हुए बल्कि बहुत सारे ऐसे पार्टी के पुराने नेता थे वो भी नाराज हुए कि जिस तरह से उनको हटाया गया वो ठीक नहीं था। और यही नाराजगी जो है आज जो इस हद तक आ गई है कि अब वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि जो 14 सीटें हैं कोल्हान की, जहां से कोल्हान से ये आते हैं, जमशेदपुर कोल्हान का जो एरिया है 14 सीटें हैं, वहां पर उस पर एक अच्छा खासा बीजेपी को इससे फायदा हो सकता है और इनको कोल्हान का टाइगर भी कहा जाता है। तो बीजेपी अब इनके जरिए आदिवासी जो वोट बैंक है जेएमएम का उसमें सेंध लगाना चाहती है और जो इस साल के आखिर में 9 दिसंबर चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बीजेपी अपनी संभावनाओं को और मजबूत करना चाहती है। बिल्कुल, तो पूरी संभावनाएं, जैसा कि आनंद अपडेट कर रहे हैं कि आज दोपहर तक ये सदस्यता ली जा सकती है। लेकिन चंपई सोरेन आ रहे हैं दिल्ली और उनके साथ 3 जेएमएम के विधायक हैं, 2 से संपर्क नहीं हो रहा है। जल्दी से रूपेश के पास चलते हैं। रूपेश, ये तो खेल नंबर गेम को बिगाड़ने की हो रही है कोशिश, क्योंकि चंपई सोरेन एक बड़े नेता माने जाते हैं। पिछले 3-4 महीने से ये जो खटपट है या खटास कहें जो चल रहा था, क्या ऐसी वजह रही जो असहजता आई है चंपई सोरेन में, और नंबर गेम पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल नंबर गेम पे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन मौजूदा जो सरकार है उस सरकार को गिराना ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जो अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में बीजेपी बढ़त बढ़ाए और एक तरह से जेएमएम के लिए एक बड़ा झटका है। बड़ा झटका इसलिए क्योंकि कोल्हान टाइगर और कोल्हान का जो पूरा इलाका है या संथाल आदिवासी हैं, लिहाजा जो आदिवासी चेहरे को लेकर के जिस वजह से फिर से चंपई सोरेन को हटा करके और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से ही चंपई सोरेन नाराज। और जब हटाया गया उसके बाद एक बैठक की गई, बैठक के दौरान ही हेमंत सोरेन ने कहा कि आपको हटना होगा और मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा। उसी बैठक में चंपई सोरेन ने ये कहा कि अगर हेमंत बाबू मुझे कह देते तो मैं बाइज्जत पहले ही इस्तीफा दे देता, लेकिन बैठक बुला करके मुझे बेइज्जत किया गया। तो ये बाइज्जत और बेइज्जत के बीच में ही ये कहानी और पटकथा लिखी गई, जब चंपई सोरेन ने खुद कहा कि मुझे बेइज्जत करके हटाया जा रहा है और उसके बाद से वो बैठक से निकल करके सीधे अपने घर चले गए थे। और इस बीच में ने पूरा ये जो भारतीय जनता पार्टी जो संपर्क में रही वो लोबिन हेम्ब्रम के साथ संपर्क में रही। लोबिन हेम्ब्रम जो सरकार के खिलाफ थे, उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट भी किया, उनकी सदस्यता भी चली गई है। लिहाजा जब लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता चली गई उसके बाद से वो सीधे, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, रघुबर दास हो या फिर हेमंत विश्व शर्मा हो या फिर अन्य भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनसे संपर्क में रहे। और चंपई सोरेन जब भी सरायकेला अपने क्षेत्र में रहे, हलचल है, बहुत कुछ सुगबुगाहट है, ये राजनीतिक तौर पर एक बड़ी खलबली है। रूपेश, मैं आपको रोक रही हूँ, जैसे ही कुछ और हलचल होगी आपके पास आएंगे। आनंद ने भी हमें बताया कि किस तरह से बीजेपी के संपर्क में है, और शिवराज सिंह चौहान जो कि झारखंड में जब चुनाव होने वाले हैं, इसी साल चुनाव होने वाले हैं, उसके प्रभारी भी हैं, तो ऐसे में इसके साथ संपर्क में है। आगे क्या हलचल होगी इस पर अपडेट देंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप सवाल यही है कि जो आरोपी का दिमाग है, जो शिकंजे में आरोपी है, क्या इसका दिमाग कोलकाता केस का सच बता पाएगा? बड़ी खबर यह है कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या मामले की जांच बहुत तेज हो गई है। सीबीआई फुल एक्शन में है, सबूत की तलाश कर रही है। डॉक्टर की हत्या के बाद से ही कोलकाता समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन अलग हो रहे हैं। सीबीआई की टीम आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल से भी पूछताछ कर रही है लगातार तीसरे दिन। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सीएफएसएल की टीम आरोपी संजय की साइकोलॉजी टेस्ट किया जा रहा है। आरोपी संजय की मनोस्थिति जानने की कोशिश की जा रही है, किस मनोस्थिति के तहत इतनी बड़ी और जघन्य अपराध किया गया। और बड़ी खबर ये कि कोलकाता डॉक्टर हत्याकांड में इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट शुरू हो चुका है। सीएफएसएल की टीम ने साइकोलॉजिकल टेस्ट शुरू कर दिया है। सीबीआई के सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। और इस मामले में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता लौकित चटर्जी को कोलकाता पुलिस ने नोटिस भेज दिया है। पुलिस ने 2 डॉक्टरों को भी इस मामले में नोटिस भेजा है। डॉक्टर कुणाल सरकार और डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी को
नोटिस भेजा गया है। डॉक्टर रेप हत्याकांड में अफवाह फैलाने का लॉकेट चैटर्जी पर आरोप लगा है। कुमार कुंदन के पास जल्दी से चलते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट शुरू हो चुका है आरोपी का। कुमार, बहुत बड़ी जानकारी और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये। क्या सच निकल कर आएगा इस पूरे हत्याकांड का? कुमार कुंदन, देखिए, समझना पड़ेगा। कल की अगर बात करें तो कल सीबीआई की टीम ने बाकायदा उस बैरक का मुआयना किया था जिस बैरक में संजय राय रहते थे, और उस बैरक में संजय राय जहां रहते थे वहां का मुआयना किया था, और उसके बाद वो कुछ एविडेंस निकाल के लेके गई थी। उसके फ़ोन से भी कई सारी चीज़ें मिली हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद सीबीआई ने उसका साइकोलॉजिकली ब्रेन मैपिंग करने का फैसला किया और यह जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये किस मानसिकता का व्यक्ति है। अगर उसने ऐसा किया है तो ऐसा घिनौना और जघन्य अपराध कैसे किया। तो दरअसल इस तरह के जो लोग होते हैं उनका एक अलग फितूरी दिमाग होता है। यह सब जानने के लिए इस साइकोमेट्रिक टेस्ट किया जाता है और उसमें यह भी जानने की कोशिश की जाती है कि वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। एक तरीके से इसको ब्रेन मैपिंग भी कह सकते हैं या ब्रेन का पोस्टमार्टम भी कह सकते हैं। तो दिल्ली से जो सीबीआई की स्पेशल टीम आई है वो इसकी जाँच कर रही है और अभी सीबीआई ने इस जाँच को शुरू कर दिया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं कुमार कुंदन। इस वक्त साइकोलॉजिकल टेस्ट शुरू हो चुका है और दिमाग को पढ़ने की कोशिश हो रही है सीबीआई की टीम की, सीएफएसएल की टीम की। नजर बना के रखिए कुमार, आपके पास मैं बाद में आऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें जिस पर हम बने हुए थे, राजनीतिक हलचल। दिल्ली पहुंच चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के चंपई सोरेन। आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। ये अपडेट है कि दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। 3 जेएमएम के विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे हैं चंपई सोरेन और शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में है चंपई सोरेन। कोलकाता में डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की परेशानी बहुत बढ़ गई है। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल के पास धारा 163 लागू कर दी गई है। अस्पताल के पास 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक है। तो बड़े कदम उठाए जा रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से। हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स और इसी वजह से वहां पर आने जाने वालों के लिए पाबंदी लगाई गई है। धारा 163 लगा दी गई है। 5 से ज्यादा लोग नहीं जुट पाएंगे, इस पर रोक लगा दी गई। और आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आरजीकर अस्पताल से कुमार कुंदन की लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आज भी डॉक्टरों का धरना बदस्तूर जारी है। डॉक्टर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। डॉक्टर उस जस्टिस की बात कर रहे हैं जो उन्हें लगता है कि इतने दिनों के बाद भी नहीं मिल पाया है। इन सब के बीच तरह तरह की बातें हो रही है। कोलकाता पुलिस अलग अलग एडवाइजरी जारी कर रही है। बीएनएस के तहत 163 इम्पोज कर दिया गया है, जिसके तहत जो अस्पताल का मुख्य द्वार है उस द्वार के आसपास किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ को उन्होंने इलीगल करार दिया है और लोगों के जमघट को एक तरीके से गैर कानूनी बताते हुए यहाँ पे किसी भी तरीके के जमघट को रोकने से मना किया है। इन सब के बीच कोलकाता पुलिस का ऐसा मानना है कि जिस तरीके से 14 और 15 तारीख की रात को प्रोटेस्टर्स आए तो वो प्रोटेस्टर्स के तौर पे थे, लेकिन आके उन्होंने जो तोड़फोड़ मचाया वो बाद में भी हो सकता है। उसको लेकर इस पूरे इलाके में इस तरीके से सेक्शन इम्पोज किया गया है। दरअसल पिछले 2-3 दिनों में देखा गया है कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपनी सॉलिडारिटी डॉक्टर के पक्ष में दिखा रहे हैं, लेकिन वो सब आते हैं अस्पताल के बाहर और वहीं रुक जाते हैं क्योंकि डॉक्टरों ने किसी को भी अंदर आने से मना किया हुआ है। इसकी वजह से अस्पताल के मेन गेट के आगे काफ़ी भीड़ वगैरह हो जाती है। पुलिस को ऐसा लगता है कि जैसा 14 और 15 तारीख की रात हुआ वैसा कहीं दोबारा ना हो, इसलिए उन्होंने इस तरीके से सेक्शन इम्पोज किया है। इन सब के बीच डॉक्टरों की आज जनरल बॉडी मीटिंग भी होनी है, जिस मीटिंग में यह तय होगा कि उनका धरना आगे कंटिन्यू होता है कि नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टरों ने सरकार के सामने कई सारी मांगें रखी है। उन मांगों के बीच उनको ये आश्वासन दिया गया था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इस जनरल बॉडी मीटिंग में तय होगा कि सरकार ने उनकी कौन कौन सी मांगें मांगी और कौन कौन सी मांगें नहीं मांगी। तो कुमार कुंदन की आप रिपोर्ट देख रहे थे और इस बीच आपको ये भी बता दें कि आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट शुरू हो चुका है, जो आरोपी गिरफ्त में है। और साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है अब आपको ये बताते हैं। कैसे होता है ये, कैसे होता है साइको टेस्ट। दरअसल टेस्ट में करीब 3 घंटे का समय लगता है। आरोपी की साइकोलॉजी को जानने की कोशिश होती है, दिमाग की साइकोलॉजी, कि आरोपी क्या सोच रहा है, आरोपी का मानसिक स्थिति किस तरह की है, ये पता लगाया जाता है इस टेस्ट के तहत। आदत और व्यवहार के बारे में भी जानने की कोशिश होती है।
मानसिक स्थिति को लेकर तरह तरह के सवाल होते हैं। आरोपी की आदतों के बारे में जानने की कोशिश होती है इस टेस्ट में। गुनाह से संबंधित सवाल घुमा फिराकर पूछे जाते हैं। जो टीम होती है वहां पर गुनाह की असलियत को समझने की कोशिश होती है। मंशा क्या थी, दिमाग में चल रही बातों को जानने की कोशिश होती है। आरोपी का उस वक्त दिमाग क्या कह रहा था जब ये वारदात को अंजाम दिया, ये सब जानने की कोशिश होती है साइको टेस्ट में। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट ये कि सीबीआई की टीम आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से भी पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल से कब और कितनी देर पूछताछ की है, आइए आपको बताते हैं। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ, कितनी देर पूछताछ हुई? सबसे पहले शुरुआत शनिवार से शुरू हुई, 13 घंटे की पूछताछ हुई है संदीप घोष से, जो पूर्व प्रिंसिपल रहे। और वहीं शुक्रवार को 15 घंटे की पूछताछ और रविवार को आज भी पूछताछ जारी है। तो लगातार ये तीसरा दिन है जब पूछताछ की जा रही है। और हाँ, इसमें सवाल क्या है आपको बता दें। संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल हैं, सीबीआई के सवाल क्या है, क्या पूछा जा रहा है? इतनी लंबी लंबी जो पूछताछ हो रही है, क्या पूछा जा रहा है? पीड़िता के परिवार को सूचित करने का निर्देश कैसे दिया था, ये पहला सवाल। फिर उसके बाद ये पूछा जा रहा है इसके सवालों के इर्द गिर्द घटना के बाद किसने पुलिस से संपर्क किया था, पहले किसने पुलिस को बताया। साप्ताहिक रोस्टर के बारे में भी पूछताछ की जा रही है, किसकी किसकी एंट्री है, कौन कौन डॉक्टर्स की एंट्री है। क्या पीड़िता की 36 या 48 घंटे की ड्यूटी लगाई गई थी? ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि परिवार वालों ने भी सवाल खड़े किए। तो ये सवाल है जो सीबीआई के सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं संदीप घोष से। और ये भी पूछा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर कब बताया गया पुलिस को, कैसे बताया गया और कौन कौन लोगों के रोस्टर्स लगाए गए थे। और अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के जो पूर्व सांसद है लॉकेट चैटर्जी को कोलकाता पुलिस ने नोटिस भेजा है। अब नोटिस क्यों भेजा है लॉकेट चैटर्जी को, आपको बताते हैं। उन पर आरोप लग रहा है कि गलत सूचना उन्होंने फैलाई और यही आरोप है, गलत सूचना फैलाने का आरोप है। पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप लॉकेट चैटर्जी पर लग रहा है। डॉक्टर हत्याकांड में अफवाह फैलाने का आरोप भी इन पर लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जानकारी साझा की गई, ये आरोप भी इन पर है। डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी ने टीवी चैनल से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है देखने का दावा किया था और पेल्विक की हड्डी में फ्रैक्चर, गैंगरेप का दावा भी किया। ये सब जो जानकारी है ये पब्लिक मंच पर आई और इसीलिए आरोप लग रहा है कि जानबूझकर ऐसा किया गया। बंगाल पुलिस ने ऐसे दावों को गलत बताया है, इसीलिए नोटिस जारी किया गया है और पूछताछ करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उदयपुर से खबर। उदयपुर में जो हालात तनावपूर्ण थे, चाकूबाजी की घटना हुई थी, इस वारदात के बाद आज भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। पीड़ित बच्चे के परिजन आज भी सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उदयपुर में चाकूबाजी के बाद प्रदर्शन हो रहा है, इंसाफ की मांग हो रही है। पीड़ित बच्चे के परिवार वालों का विरोध हो रहा है। पुलिस के खिलाफ परिवार वालों की नाराजगी फूटी है सड़कों पर। घायल बच्चे से मिलने के लिए परिवार अड़ा हुआ है। बच्चा घायल है, अस्पताल में है, घायल बच्चे की सही जानकारी नहीं दी जा रही और इसी वजह से गुस्सा परिजनों की तरफ से है। परिजन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और काफी हंगामेदार स्थिति हो गई है। तो उदयपुर के हालात खराब हुए। दरअसल 2 बच्चों में चाकूबाजी की घटना हुई, एक बच्चा घायल हुआ और परिजन मिलना चाहते हैं, कोई सही सटीक जानकारी नहीं दी जा रही बच्चे के बारे में, उसकी तबीयत के बारे में, और ऐसे में इसीलिए प्रदर्शन भी किया जा रहा है। जो छात्र के परिजन हैं, परिवार वाले हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि इस मामले में न्याय मिलना चाहिए। इस मामले में पुलिस के खिलाफ लोगों का रोष है। पुलिस की जो कार्रवाई अब तक हुई है इस मामले में, उसके खिलाफ लोगों का रोष है, प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये तस्वीरें इसी प्रदर्शन से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले पर उदयपुर के एसपी योगेश गोयल ने जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है उनकी तरफ से, आइए सुनते हैं। हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट है, उनके परिजनों के बीच में और कुछ लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन्स थे कि साहब हमें बच्चे की स्थिति के बारे में अपडेट नहीं मिल रहा है। उन्हें इस बारे में जो भी मेडिकल प्रशासन है उनसे जानकारी लेकर के उन्हें अवगत कराया गया है। बच्चा स्टेबल है और लगातार उसका इलाज चल रहा है। कोई भी अफवाह के ऊपर कभी भी कतई ध्यान ना दें। अगर किसी भी तरह का कोई अपडेट होगा तो निश्चित रूप से जो मेडिकल प्रशासन है या जो जिम्मेदार प्रशासन के लोग हैं वही जानकारी देंगे, वही लोग अधिकृत। हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट है।
और आपको बता दें कि उदयपुर में चाकूबाजी की वारदात पर बड़ा खुलासा भी हुआ है। ये खुलासा ये कि आरोपी छात्र ने 400 रुपए में ये चाकू खरीदा था। अपने दूसरे छात्र पर जो चाकूबाजी हुई, ये चाकू 400 रुपए में खरीदा गया था। होमवर्क के लिए कॉपी न देने पर बहस हुई थी दोनों में। आरोपी छात्र स्कूटी की डिक्की में ये चाकू लेकर आया था। लंच में स्कूटी से लाया और साथ ही छात्र पर चाकू घोंप दिया। और आपको बता दें कि उदयपुर में जो चाकूबाजी की घटना हुई, इसमें बहुत बड़ा खुलासा है। आरोपी छात्र ने हमले के लिए 400 रुपए में चाकू खरीदा था। किसी को इसकी जानकारी नहीं थी, परिवार वालों को भी जानकारी नहीं थी। साथ ही छात्र पर हमले के लिए इसी मंशा के तहत आरोपी ने बटन वाला चाकू खरीदा था। दोनों छात्रों में होमवर्क को लेकर कोई विवाद हुआ और देखते ही देखते ये विवाद चाकूबाजी तक पहुंचा। होमवर्क के लिए कॉपी न देने पर साथी छात्र से बहस हुई। हमले के लिए स्कूटी की डिक्की में रखकर ये चाकू लाया था। छात्र लंच में स्कूटी की डिक्की से चाकू लेकर आया और हमला कर दिया। तो ये पूरी वारदात को अंजाम दिया। इस छात्र ने पहले से ही सोच कर आया था, इसीलिए खरीदा गया चाकू। 400 रुपए में खरीदा, अपनी स्कूटी की डिक्की में रखकर लाया था और ब्रेक में, लंच ब्रेक में ये चाकू लेकर आया था और फिर अपने छात्र पर हमला किया, अपने दोस्त पर हमला किया। चाकूबाजी में घायल छात्र की हालत बिगड़ गई है, ये भी जानकारी मिल रही है। घायल छात्र को कार्डियक अरेस्ट भी आया है। छात्र को आईसीयू से इमरजेंसी आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, ये जानकारी मिल रही है घायल छात्र के बारे में। और परिजन मिलने की गुहार लगा रहे हैं, इसीलिए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं।